Hello everyone. Today our topic is standing and repeatedly used plants. Standing और repeatedly used plants ऐसे प्लान्स जो बार बार रिपीट होते हैं, जो स्टैंडिंग यूज है, जिनका मीन्स हमारी हर बार हम हर पॉलिसीज जो है हमारी या स्ट्रेटेजी जो है हमारी ऑब्जेक्टिव्स जो है प्रोसीजर जो है मेथड्स रूल्स वो हम एक बार नहीं काफी टाइम और बार बार जो है अपने बिजनेस में यूज करते हैं। तो ऐसे प्लान्स हमारे स्टैंडिंग प्लान्स रैपिडली यूज प्लान्स कहलाते हैं। हमने लास्ट वीडियो में 2 टाइप्स ऑफ प्लान किए थे। फर्स्ट हमारा था स्टैंडिंग और रैपिडली यूज प्लान्स और सेकंड हमारा था सिंगल यूज प्लान। तो सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग यूज प्लान्स में हमने डिफरेंस भी किया था। तो अगर आपको वो डिफरेंस दोबारा से देखना हो तो आप मेरी वो वीडियो जो है स्टैंडिंग और सिंगल यूज प्लान से रिलेटेड टाइप ऑफ प्लान्स के नेम से, तो आप वो देख सकते हैं। और उसके बाद जो हमारी बात है वो है स्टैंडिंग यूज प्लान्स में कौन कौन से हमारे पॉइंट आते हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट जो आता है वो है ऑब्जेक्टिव। अब बिजनेस में ऑब्जेक्टिव भी प्लानिंग किया जाता है, ऑब्जेक्टिव भी प्लान किया जाता है, स्ट्रेटेजी भी बनाई जाती है, पॉलिसीज भी बनाई जाती हैं, मेथड भी किया जाता है, रूल्स भी बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमारे बिजनेस में बनाई जाती हैं, प्लानिंग में हम करते हैं इनको। तो इनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव है क्या। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव आर दोज एंड पॉइंट फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच ऑल द एक्टिविटीज आर अंडरटेकन। ऑब्जेक्टिविटी हमारी वो है जो हम जिसके लिए हम पूरे बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं सिर्फ उसी चीज को पाने के लिए, उसी ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए जो की जाती हैं वो एंड पॉइंट्स जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसके लिए हमने सारा काम धाम किया। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल्स हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स के। सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो क्या है, to improve the communication system, to hold regular staff meeting and publish a newsletter। अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हम मैगजीन, न्यूज़लेटर्स या फिर स्टाफ की मीटिंग जो है वो रेगुलर ले रहे हैं। अब देखो जो भी मीटिंग लेने का पर्पज क्या है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, या इस काम को करने का पर्पज क्या था, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। सेकंड हमारा पॉइंट है टू क्रॉस द 20,000 करोड़ मार्क इन टर्नओवर ऑफ सोप। सर सोप का बिजनेस है किसी का, तो सोप की बिक्री को या सेल को हम कह सकते हैं कि 20,000 करोड़ से पार लेकर जाना, उसको क्रॉस कर लेना। तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है। थर्ड हमारा पॉइंट है टू मेक अवेलेबल द एम्प्लॉयमेंट टू 100 पीपल एवरी ईयर। टू मेक अवेलेबल द एम्प्लॉयमेंट मतलब अब हर साल जो है हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम हर साल 100 लोगों को जो है वो जॉब दें, रोजगार दें, एम्प्लॉयमेंट दें। फोर्थ हमारा पॉइंट है टू रिड्यूस क्वालिटी रिजेक्ट टू 3%। हमारे जो क्वालिटी है जिसकी वजह से हमारी चीजें रिजेक्ट हो जाती हैं उसको रिड्यूस करके 3% तक लाना है। मतलब कि जो हमारी क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट हमारे वापस हो रहे हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है और उनकी क्वालिटी में 3% तक लेकर आना है, जिससे हमारी रिजेक्शन का जो प्रॉब्लम आ रही है वो 3% तक हो जाएगी। द ऑब्जेक्टिव शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स। तो यहाँ पर जो कुछ एग्जाम्पल थे ऑब्जेक्टिव्स के, पर अब ऑब्जेक्टिव में क्या क्या फीचर्स होते हैं या होने चाहिए, शुड बी, तो वो देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, दे शुड बी एम्बिजियस, मीन्स स्पष्ट होने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में। दे शुड बी लिंक्ड विद द आउटकम एंड नॉट विद द एक्टिविटी परफॉर्म टू अचीव देम। ऐसे होने चाहिए जो कि जिनका रिजल्ट जो है वो निकाला जा सके, आउटकम से रिलेटेड होने चाहिए, लिंक्ड होने चाहिए, ना कि ऐसा कि उनसे काम की जाने वाली एक्टिविटी से रिलेट हो। वो जो है रिजल्ट से रिलेटेड होने चाहिए, रिजल्ट से लिंक होने चाहिए।
न कि उनके काम करने वाले या हम एक्टिविटी जो परफॉर्म करते हैं उससे। जब हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो लिंक्ड होंगे आउटकम से, एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होंगे, मींस हम एक्टिविटी जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको करने से उससे रिलेट नहीं होने चाहिए, रिजल्ट से रिलेटेड होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा है दे शुड बी मेजरेबल, उसको हम मेजर कर सकें ऐसे होने चाहिए। फोर्थ हमारा पॉइंट है टाइम लिमिट शुड बी प्रिस्क्राइब टू अचीव देम। अब कितने दिन में कितने टाइम में वो आपको अचीव करने हैं वो टाइम लिमिट भी होनी चाहिए, पहले से ही प्रिस्क्राइब होनी चाहिए, निर्धारित होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है दे शुड बी अचीवेबल, और ऐसे होने चाहिए जिसको एक्चुअल में अचीव किया जा सके। ऐसा नहीं हो कि अचीव ना किया जा सके और बिना बात के आपने इतने ज्यादा ऑब्जेक्टिव जो है वो प्लान कर रखे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव को समझने के साथ साथ आपको कुछ अलग अलग टूल किट्स दी हैं, आप देख सकते हैं टूल किट 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है टूल किट। फर्स्ट जो है पर्पज। पर्पज क्या होता है? अब देखने में तो सेम सेम सा लगता है। पर्पज मतलब उद्देश्य, मतलब कि उस काम को करने का मेन पर्पज क्या है, उस काम को करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सेम सेम लगता है। लेकिन ध्यान देंगे इसमें, पर्पज इज द चीफ रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज डिटरमाइंड बाय द सोसाइटी वेयर इट वर्क्स। पर्पज जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोसाइटी के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, सोसाइटी के द्वारा निर्धारित किया जाता है जो भी वो काम कर रही है। जैसे हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एज द पर्पज ऑफ ए स्कूल इज टू गिव एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर इन नेचर हैव द सेम पर्पज, ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर इन नेचर हैव द सेम पर्पज। अब वो एक एजुकेशन का क्या पर्पज रहता है, एजुकेशन स्कूल का क्या एजुकेशन वो पर्पज होता है, स्कूल का पर्पज जो है वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है डिसाइड किया गया है कि स्कूल जो है वो शिक्षा देते हैं, एजुकेशन देते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर इन नेचर हैव द सेम पर्पज। और ये जो है सभी ऑर्गेनाइजेशन का सेम पर्पज होगा, जितने भी स्कूल्स हैं उसके लिए आप सेम यही बात कहेंगे कि हम जो है वो एजुकेशन देने के लिए जो है वो स्कूल खोलते हैं। मींस आप कह सकते हैं कि जो सोसाइटी की तरफ से, सोसाइटी को ध्यान में रखकर जो आपके लिए जो है डिसाइड किया गया होता है, आपके डिटरमाइंड है, तो वो उसको पर्पज कहते हैं। अब हम कहें बिजनेस का क्या पर्पज है, बिजनेस का पर्पज सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गुड्स को इधर उधर से लाने ले जाने के लिए। तो सोसाइटी की नजर से जब देखेंगे तब हम उस जो कहेंगे वो हमारा पर्पज है। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो आप देख सकते हैं मिशन। अगर हम मिशन की बात करें, मिशन और गोल tell us that how an organization is different from the organization of the same type। गोल और मिशन एक ही बात है, ध्यान से समझना। गोल, ऑब्जेक्टिव, पर्पज, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, ये सबको एक जैसा दिखता है, लेकिन ध्यान में रखेंगे मिशन और गोल बिल्कुल एक बात है। पर्पज सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं, और ऑब्जेक्टिव हमारे बिजनेस के जो मेन एक्टिविटी की जा रही है उसका मेन पर्पज क्या है करने का। लास्ट हम कह सकते हैं कि मेन हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बताएंगे, वो हमारे ऑब्जेक्टिव थे। अब मिशन की बात अगर देखें, मिशन और गोल टेल अस दैट हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेम टाइप। एक जैसे ऑर्गेनाइजेशन के औरों से डिफरेंट दिखाने को जो हम कहते हैं कि हमारी औरों से डिफरेंट दिखे, वो हमारा मिशन कहलाता है। दिस इज डिफरेंट इन केस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल स्कूल कैन हैव द मिशन ऑफ इम्पार्ट एजुकेशन ओनली इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स। अब कोई अपने आप को ज्यादा दिखाने के लिए या अलग दिखाने के लिए ऐसे कर सकता है कि हमारे स्कूल में सिर्फ कॉमर्स ही पढ़ाई जाती है। अब औरों से डिफरेंट हुआ, औरों में नॉन मेडिकल भी होगी, आर्ट्स भी होगा, और यहाँ पर और कॉमर्स भी होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ कॉमर्स है, मतलब कि वो कॉमर्स पे अपना मेन फोकस कर रहे हैं। तो ऐसा जो है उनका मिशन है। तो ये मिशन या गोल जो है वो अपने आप को औरों से डिफरेंट दिखाने के लिए होता है। ऐसे ही कोई जो है हम कह सकते हैं स्कूल का अगर एग्जाम्पल लें, एक स्पेशल जो है स्पोर्ट्स के लिए काम करती है।
तो उनका जो मिशन है, वो गोल है, वो क्या है, स्पोर्ट्स में उस एरिया में नाम कमाना या फिर स्पोर्ट्स में उस एरिया के स्टूडेंट्स को, बच्चों को आगे लेकर जाना। तो यहाँ पर जब हम कहेंगे स्कूल की तरफ से मिशन क्या है, स्पोर्ट्स में नंबर 1 होना। लेकिन अगर हम बात करें पर्पज की, तो सोसाइटी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगी कि यहाँ पर अगर हमको अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में करना है, तो वो स्कूल है जो स्पोर्ट्स की एजुकेशन या फिर स्पोर्ट्स जो है वहां पर कराए जाते हैं, जिससे वो बच्चा जो है वो अपने स्पोर्ट्स में एक्टिविटी कर सकता है। तो वो पर्पज सोसाइटी के लिए, खिलाड़ी तैयार करने के लिए, प्लेयर बनाने के लिए, वो सोचेंगे कि सोसाइटी को प्लेयर देने के लिए जो है वो ये स्कूल काम कर रहा है। तो वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हमारा मेन पर्पज, उनका पर्पज क्या दिखाएगा कि सोसाइटी के लिए प्लेयर्स तैयार करना। और अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमको क्या है, औरों से अपने स्कूल को अलग दिखाना है। मीन्स हम अपने स्कूल को कोई एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें अलग दिखाए, तो हमारे को स्पोर्ट्स का जो है वो अच्छा लगा, तो हमारा मेन मिशन जो है वो स्पोर्ट्स का रहा। तो इसी तरह इस एग्जाम्पल में कॉमर्स की बात कही हुई है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज स्पेशल टारगेट टू द अचीव बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। इट कैन बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए स्कूल to impart education in the subject of commerce to 100 student during a year। अब वो कहता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। अब जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा काम, जो विशेष टारगेट या विशेष जो अचीव करने के लिए उसने स्पेशल टारगेट रखा है, उसके लिए यहाँ पर एक एग्जांपल देकर दे रहा है कि जैसे एक स्कूल का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एक साल में 100 कैंडिडेट्स को या 100 स्टूडेंट्स को ही कॉमर्स की शिक्षा देना है। मिशन क्या था कि कॉमर्स पढ़ाएं, हम सिर्फ कॉमर्स ही पढ़ाएं, ये मिशन था। ऑब्जेक्टिव क्या है, अब कितने संख्या में जब बात आ जाती है कि 100, 200, 500, कितने बच्चों को पढ़ाना है, तो 100 बच्चों को जब पढ़ाने की बात हुई है तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी पॉइंट देखेंगे। अब होप दैट यू क्लियर ऑल पॉइंट्स, पर्पज, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है स्ट्रेटेजी का, स्ट्रेटेजी क्या होती है, इट रेफर टू ए प्लान which takes into account the environmental opportunity and threats and the organizational strength and weakness and provides an optional match between the organization and the environment। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एनवायरमेंट को स्टडी करके, और एनवायरमेंट से पता चलता है कि हमारे सामने कौन सी अपॉर्चुनिटी हैं, कौन से थ्रेट्स हैं, कौन सी चुनौतियां हैं, और हम अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हुए जो भी अपने बिजनेस से रिलेटेड हमारे उसको एनवायरनमेंट को फेस करने से रिलेटेड हम जो कर सकते हैं या हम जो भी प्लान करते हैं वो हमारी स्ट्रेटेजी कहलाती है। तो दोबारा से बता रही हूँ इसका मीनिंग, ऐसी योजना या ऐसा प्लान, इट रेफर टू ए प्लान, ऐसी योजना या ऐसा प्लान जो कि एनवायरनमेंट को स्टडी करके एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटीज और हम कह सकते हैं कि थ्रेट्स को देखते हुए हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ और वीकनेस का यूज करते हुए जो भी प्लान करते हैं जिससे हम फेवर में काम कर सकें, मींस ऑप्टिमल मैच कर सकें अपनी और स्ट्रेंथ और वीकनेस का एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के साथ। तो वो जो मैच जो होता है, एक ऑप्टिमल मैच जो है, वो हमारा स्ट्रेटेजी कहलाता है। तो यहाँ देख सकते हैं स्ट्रेटेजी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, मींस एक ऐसा प्लान है जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट फॉर कम्प्लीटिंग द ऑब्जेक्टिव एन ऑर्गेनाइजेशन, और बिजनेस इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि जो भी चाल चली जाए वो स्ट्रेटेजी कहलाती है। इट इंक्लूड द फॉलोइंग 3 डायमेंशंस, इसमें 3 डायमेंशन है। फर्स्ट हमारा है क्या, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। सेकंड हमारा है एडॉप्टिंग ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव ऑब्जेक्टिव। एंड थर्ड हमारा है एलोकेशन रिसोर्स नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो पहला जो हमारा है वो क्या है, कहता है कि हमको जो भी काम करने हैं लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्जेक्टिव बनाना है, लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्जेक्टिव बनाना है। दूसरा कहता है कि जो भी अडॉप्ट करेंगे पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, वो उसका मेन पर्पज क्या होगा, उसको करने का मेन एक्शन क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए वो हम पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। मींस
जो भी हमने स्ट्रेटेजी बनाई है उसका मेन पर्पज क्या है, उसको मेन काम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही हम काम कर रहे हैं। थर्ड क्या है, एलोकेशन रिसोर्स मीन्स हमारे रिसोर्सिस को इस तरीके से बांट देना, एलोकेट करना, जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाएं। तो इस तरीके से नेसेसरी रिसोर्सेज जो है हमारे, या इस तरीके से बांटना जरूरी है जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकें। मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजन विल इंक्लूड द फॉलोइंग, तो इस तरीके के डिसीजन जो है स्ट्रेटेजी में होने चाहिए। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रेटेजी का वो है क्या है, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू टू बी द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन में सेम लाइन ऑफ बिजनेस में वो कंटिन्यू रहेगा, ऐसा होना चाहिए। सेकंड क्या है, कंबाइन न्यू लाइन ऑफ एक्टिविटी विद द एग्जिस्टिंग बिजनेस। अब देखो बिजनेस को अगर आपको लंबे समय तक चलाना है, उसका पर्पज यही है, ऑब्जेक्टिव यही है, तो उसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नई लाइंस को भी जोड़ना पड़ेगा। मींस आप पहले खाली क्रीम बना रहे हैं, आप मान लीजिए आप फेयर एंड लवली क्रीम बना रहे हैं, तो पहले खाली क्रीम ही मिला करती थी, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में अदर्स प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं तो अब फेयर एंड लवली के क्रीम के क्या है, बीबी क्रीम भी आ गई, सीजी क्रीम भी आ गई, पाउडर्स भी आ गए और लोशंस भी आ गए, हम कह सकते हैं फेस वॉश भी आ गए। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट लाइंस जो है चूज करनी पड़ेगी आपको, कि नई लाइन में भी एंटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है सीक टू एक्वायर ए टॉप पोजीशन इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। सीक टू एक्वायर ए टॉप पोजीशन, आपको क्या करना है, सेम लाइन ऑफ बिजनेस में टॉप पोजीशन पर लेकर जाने की स्ट्रेटेजी जो है वो बनानी पड़ती है, बनानी चाहिए भी, जिससे हम क्या है फ्यूचर में अच्छे से जो है उसको सामना कर सकें। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम स्ट्रेटेजी कर रहे हैं तो स्ट्रेटेजी में हमारे ये पॉइंट आते हैं कि स्ट्रेटेजी जब एनवायरनमेंट को, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब बिजनेस एनवायरनमेंट को मेन फोकस जो है उसका बिजनेस एनवायरनमेंट पे रहता है, तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है अपने आप की चाल जो है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है वो चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट के दो टाइप थे, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सेम स्ट्रेटेजी जो है वो भी इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकती है, क्योंकि इंटरनल स्ट्रेटेजी क्या होगी, अपने इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे एम्प्लॉइज कुछ डिस्प्यूट या फिर कन्फ्लिक्ट्स पैदा कर सकते हैं या स्ट्राइक पर जा सकते हैं, तो उसके लिए हम जब ध्यान में रखकर बनाएंगे तो वो इंटरनल स्ट्रेटेजी कहेगी। और एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी जो है जो हम बाहर के लोगों को देखते हुए, मीन्स हमारे कंपिटिटर्स हैं, कस्टमर हैं, या फिर कोई भी पर्सन, कंपिटिटर्स का एग्जांपल लें तो कंपिटिटर्स हमारे जैसे कि कोई एडवर्टाइजमेंट का प्रमोशन करके, एडवर्टाइजमेंट करके अपने सेल को प्रमोट करना चाहता है, तो हमको उसको सामने वाले को देखते हुए क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जिससे हमारा प्रोडक्ट जो है वो कम ना हो। तो स्ट्रेटेजी आप ध्यान से समझेंगे, इसमें एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपनी अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स का यूज कर सकते हैं जब हम अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को पहचान लेते हैं और उसका यूज करते हुए उन दोनों में बैलेंस बिठाते हैं, मीन्स ऑप्टिमल मैच जब हम उसमें करते हैं तो हम उसको स्ट्रेटेजी कहते हैं। स्ट्रेटेजी में हम एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हैं, और एनवायरनमेंट दो टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में हम अंदर की बातों के लिए और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम बाहर की बातों के लिए जब स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो वो इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी कही जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी में, तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है मीनिंग का, एन ऑब्जेक्टिव is the end towards which all activity of the organization are directed। मतलब कि वो एंड टुवर्ड, वो एंड पॉइंट जिसके लिए सारी एक्टिविटी की जा रही हैं बिजनेस में, वो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। लेकिन स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर्मुलेट टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। ये जो है एक ऐसी चाल है जो कि बिजनेस और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उन तरीकों को, उन चालों को फॉर्मुलेट करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है, प्लान इस तरीके से बनाना पड़ता है ताकि वो ऑब्जेक्टिव जो है अचीव किए जा सकें।
तो ध्यान में रखेंगे ऑब्जेक्टिव जो है वो मेन पॉइंट है, वो एंड है जिसके लिए हमने सारी काम किए, हमने उसी के लिए ही प्रोसीजर किया, हमने उसी के लिए ही मेथड किया, हमने उसी के लिए ही स्ट्रेटेजी बनाई। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट है वो हमारा बहुत बड़ा पॉइंट है जिसके लिए हम मेन काम करते हैं। तो स्ट्रेटेजी आपने किसके लिए बनाई? अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो स्ट्रेटेजी जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, वो हेल्पिंग प्लान कह सकते हैं, वो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करने वाला है। सेकंड हमारा पॉइंट है मेन एलिमेंट। मेन एलिमेंट में आप देख सकते हैं main element an objective need to be expressed the is measurable term and is to be achieved within a given time period। ऑब्जेक्टिव में क्या है, आपको एक टाइम पीरियड होता है ना, कि पीछे हमारी बात भी आई थी कि ऑब्जेक्टिव जो है वो ऐसे होने चाहिए जिसके लिए टाइम लिमिट जो हो, और साथ ही साथ कितना मात्रा मेजरेबल टर्म मेजर भी किए जा सके। तो ऐसे होने चाहिए जो एक गिवन टाइम पीरियड में उनको मेजर किया जा सके, तो मेजरेबल होते हैं। और बिजनेस एनवायरनमेंट, अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट नीड टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हेनेवर स्ट्रेटेजी इज फॉर्मुलेटेड। तो इसके लिए हमको क्या ध्यान में रखना पड़ता है, किस चीज की जरूरत पड़ती है? बिजनेस एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है, उसके ऊपर ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। तो मेन एलिमेंट की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसके लिए आपको मेजरेबल टर्म्स की, एक टाइम पीरियड की नीड होती है, इसके लिए आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की नीड होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट है क्या? हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो पॉलिसी का है। तो आप देख सकते हैं पॉलिसी आर दोस जनरल स्टेटमेंट विच आर डिसाइडेड फॉर द गाइडेंस ऑफ द एम्प्लॉई व्हाइल टेकिंग डिसीजन। पॉलिसीज क्या होती हैं? जो हमको बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए गाइड करती हैं, एम्प्लॉइज को डिसीजन लेने के लिए गाइड करती हैं। तो गाइड करने का जब हम काम कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? पॉलिसीज। इट रेफर टू दोज जनरल गाइडलाइंस It refer to those general guidelines which are decided for the guidance of the employee while taking decision। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉइज को गाइड करने का काम कर रही हैं जिससे एम्प्लॉय अपना डिसीजन ले सके, तो ये हमारी पॉलिसी कहलाती हैं। Their purpose is laid down in a limit with which a particular work can be done or decision taken। तो ये एक पर्पज किसी काम को करने के लिए जो बताती हैं कि उसको किस तरीके से किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए जो एक लिमिट बताता है कि उससे वो डिसीजन ले सकती है, लिमिट बताती है कि इसके अंदर रहकर जो उसको काम करना है। ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड व्हाट इज टू बी अचीव्ड एंड द पॉलिसीज टेल हाउ इट कैन बी अचीव्ड। ऑब्जेक्टिव दिखाते हैं कि हमें क्या अचीव करना है, लेकिन पॉलिसीज हमको बताती हैं कि कैसे अचीव करना है, हाउ कैन बी अचीव। तो ये ध्यान में रखते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पॉलिसीज जो हैं वो डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं जो गाइड करने का काम कर रही हैं। यहाँ फर्स्ट पॉलिसी है हमारी पर्सनल पॉलिसी, सेकंड हमारी है सेल पॉलिसी, थर्ड हमारी है प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसी। तो पर्सनल पॉलिसी जो है वो पर्सन से रिलेटेड है, हमारे एम्प्लॉयज से रिलेटेड है। हमने अपने एम्प्लॉयज के लिए क्या पॉलिसी बनाई है, उनको बिजनेस में फ्यूचर में रखने के लिए क्या प्रमोशन करना है, सैलरी बढ़ानी है, तो किस तरीके से जो है हम उनको मोटिवेट करने के लिए या कोई भी काम के लिए हम कह सकते हैं कि हमारे पर्सनल के लिए, एम्प्लॉयज के लिए जो है पॉलिसी बनाते हैं हम। जैसे हम ये कहते हैं कि एक इस लिमिट तक एज के बाद जो है पर्सन को प्रमोट कर दिया जाएगा, तो वो प्रमोशन पॉलिसी जो कहलाएगी कि उसकी एज के ऊपर डिपेंड करती है। एक पर्सन होता है कि वो इतना टारगेट अचीव करने के बाद जो है वो प्रमोशन ले लेता है। तो इस तरीके से डिफरेंट पर्सनल पॉलिसी जो है वो हो सकती हैं। सेकेंड हमारा आता है सेल पॉलिसी। सेल पॉलिसी जो है हम कैसे भी सेल करेंगे। अंडर दिस पॉलिसी इट कैन बी डिसाइडेड दैट गुड्स कैन विल बी सोल्ड ओनली ऑन कैश पेमेंट। मतलब कि आपको सिर्फ कैश में ही सेल करना है। तो ये हमारी सेल की पॉलिसी थी। तो प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसी, हमको किसी चीज का सेल प्राइस जो है, हमने प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करी, उसके लिए हमने क्या है सेल प्राइस फिक्स करना है। तो प्राइस जब हम फिक्स करेंगे तो हम कॉस्ट के अंदर कितना प्रॉफिट, कितना जो है डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना प्रॉफिट जो है वो ऐड करने के बाद हम जो प्राइस बनाते हैं। तो प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसी जो है वो बताती है कि हम कितना ट्रेड डिस्काउंट, हम कितना कैश डिस्काउंट देंगे या नहीं देंगे। तो इस तरीके से हमको
पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज का यूज करना पड़ सकता है। मीन्स हमारा ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमको बहुत सारे टाइप की पॉलिसीज का यूज करना पड़ सकता है। अगर हम एम्प्लॉय की बात करें तो उनके लिए पर्सनल पॉलिसी थी, सेल की बात करें तो सेल पॉलिसी हो गई। ऐसे ही अगर हमारे पर्सन हैं, एम्प्लॉयज हैं या हमारे कस्टमर हैं, उनको हम उधार में बेच रहे हैं तो उधार में उनको सेल करने के लिए उनसे पैसा वापस करने की क्या तरीका रहेगा, या उनको करना है या नहीं करना है, ये चीजें जो है हमारी पॉलिसी कहती है कि हम उसको पे करेंगे या नहीं करेंगे, मींस क्रेडिट में उसको देंगे या नहीं देंगे। तो यहाँ पर सेल करने की पॉलिसी थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज। ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी में डिफरेंट। ऑब्जेक्टिव इज दैट एंड पॉइंट विच इज टू बी रीच्ड और ऑब्टेन्ड। ऑब्जेक्टिव जो है वही बार बार वही बात आएगी कि एंड पॉइंट है जिसको अचीव करने के लिए हम सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। पॉलिसी क्या है? एक अचीवमेंट फॉर ऑब्जेक्टिव। पॉलिसीज आर ए मीन ऑफ अचीवमेंट फॉर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी आपने नीतियां बनाई हैं वो क्या है? हमारी पॉलिसी कहलाती है। इनका मेन पर्पज क्या है? ऑब्जेक्टिव को किसी भी तरीके से अचीव करना। ये सारी जो है वो हेल्पफुल एक्टिविटी कही जाएंगी या हेल्पफुल प्लानिंग कही जाएगी जो कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प कर रही है, चाहे पीछे स्ट्रेटेजी था चाहे ये प्लानिंग पॉलिसी है तो भी। नीड क्या है हमारी? नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एस्टेब्लिश विदाउट ऑब्जेक्टिव, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑब्जेक्टिव के बिना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन सोच भी नहीं सकता है। बिना ऑब्जेक्टिव होके किस लिए बिजनेस करेगा? तो ऑब्जेक्टिव है, कुछ हमारा बिजनेस करने का पर्पज है, ऑब्जेक्टिव है, तो वो क्या है? हम कह सकते हैं कि हम इसके लिए काम करेंगे। बिना ऑब्जेक्टिव तो कोई पर्सन सोच भी नहीं सकता है। नीड सेकंड पॉइंट पॉलिसी की क्या है? देयर फॉर्मेशन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, दे कैन बी और कैन नॉट बी लेड डाउन। पॉलिसी बनाना जरूरी नहीं है, या आप अपने अकॉर्डिंग बिजनेस के अकॉर्डिंग कम ज्यादा या ना भी बनाएं तो इसके बिना काम चल जाएगा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है प्रोसीजर। इट रेफर टू द प्लान दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी टू बी कंडक्टेड टू परफॉर्म ए वर्क। तो प्रोसीजर क्या है? ये एक ऐसा प्लान जो सीक्वेंस शो करता है, मींस ये सीक्वेंस शो करता है कि हमको एक काम को करने के लिए किन किन स्टेप से, किन किन एक्टिविटीज के सीक्वेंस से गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि वो प्रोसीजर है। प्रोसीजर आर दोज प्लान्स which determine the sequence of any work performance. For example, the recovery of money from the debtors can be made in the following orders. तो यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रोसीजर जो है वो प्लान है जो कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए सीक्वेंस, एक परफॉर्मेंस को करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि कोई भी वर्क परफॉर्मेंस के लिए एक सीक्वेंस तैयार की जाती है, एक स्टेप वाइज कोई तरीका बनाया जाता है, तो वो प्रोसीजर है। प्रोसीजर मीन्स हम कह सकते हैं कि उस करने को, काम को करने की विधि, कार्य विधि, किस तरीके से उसको किया जाएगा। तो जैसे एक पर्सन है जिसको आपने उधार में सेल करा, तो उससे आपको पैसा निकालना है, रिकवरी करनी है मनी की, तो आप किस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे? सबसे पहले आप उसको राइटिंग लेटर, मींस लेटर राइट करेंगे। दूसरे नंबर पर आप उसको टेलीफोन से कांटेक्ट करेंगे। तीसरे नंबर पे आप उसको पर्सनली मिलके जाएंगे। अगर फिर भी वो पर्सन पैसे नहीं देता है तो आप उसके लिए लीगल एक्शन जो है वो लेंगे। तो इस तरीके से हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे अगर हमको किसी भी पर्सन से पैसे जो हैं वो निकलवाने हैं बिजनेस में। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या कहता है? This is the procedure of collecting money from all the debtors. There is a difference between policy and procedure. There can be two policy of the organization regarding the recovery of money from the debtors. वो कहता है कि पॉलिसी और प्रोसीजर में ध्यान रखना डिफरेंस होता है। पॉलिसी जो है वो टू टाइप्स की हो सकती है इस केस में। कैसे? टाइट कलेक्शन पॉलिसी या लीनियंट कलेक्शन पॉलिसी। टाइट कलेक्शन पॉलिसी क्या होगी कि बड़ा स्ट्रिक्टली काम करना उनके ऊपर। लेकिन अगर हम बात करें कि लीनियंट कलेक्शन पॉलिसी, तो लीनियंट कलेक्शन पॉलिसी जो है वो कह रहा है कि प्यार से काम करके जो है वो पैसा निकालना। तो टाइट कलेक्शन पॉलिसी, अंडर द फर्स्ट पॉलिसी एन एफर्ट इज मेड टू रिकवर मनी फ्रॉम द डेटर बाय ट्रीटिंग हिम harshly. Under the second policy, the debtor will be given enough time for the payment of money while treating
हिम लेनेंटली, मतलब उनको हम प्यार से डील करेंगे सेकंड वाले में। फर्स्ट वाले में उनको हार्शली जो है उनसे पैसा निकलवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सेकंड वाले में क्या है, प्रॉपर टाइम देंगे उसको पेमेंट करने का। इन बोथ दिस पॉलिसी है द अबव मेंशन प्रोसीजर विल रिमेन द सेम। इन अदर वर्ड द स्टेप टेकन फ्रॉम द रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम द डेटर्स रिमेन द सेम। तो सेम डेटर्स के साथ सेम तरीके से जो है हम दोनों तरीके से दोनों ही प्रोसीजर का यूज करते हुए, दोनों पॉलिसी को यूज करते हुए जो है निकलवा सकते हैं पैसा। मीन्स अगर आप टाइट कलेक्शन पॉलिसी अपना रहे हैं तो उसमें जब आप राइटिंग लेटर लिखेंगे तो क्या होगा कि आप ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे जो हार्शली होंगे। उनके साथ टेलीफोन में बात करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि उनको, मतलब कि हम कह सकते हैं कि बड़े कठोरता से बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे लेनियन कलेक्शन पॉलिसी में तो हम एक लेटर में जो वर्डिंग लिखेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि बात करने का तरीका जो रहेगा, पर्सनली मिलने पर जो हम बोल रहे हैं उनके साथ जो वर्ड, तो उनका यूज जो है वो इस तरीके से करेंगे कि उनको टाइम दिया जाए। लेकिन टाइट कलेक्शन पॉलिसी में जल्दी से जल्दी पैसा निकालने की बात की जाएगी। तो प्रोसीजर जो है वो स्टेप होते हैं, वो सीक्वेंस होती है, मीन्स हम किन किन स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। और जो पॉलिसी होती है वो किस तरीके से काम करना है उसको बताती है। पहले सेल करना है तो कैश में करना है या क्रेडिट में करना है, इसकी पॉलिसी थी। अब से क्रेडिट में कर दिया तो उसके लिए टाइट पॉलिसी अपनानी है या लीनियंट कलेक्शन पॉलिसी अपनानी है, तो इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट वो है डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड प्रोसीजर। पॉलिसी और प्रोसीजर में डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा है ऑब्जेक्टिव का। पॉलिसी को करने का पर्पज क्या है, जो कि ऑब्जेक्टिव को अचीव की जा सके। Here it is explained as though to what work is to be done in order to achieve the objective of the organization। ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने के लिए आपने जो भी काम किया, पॉलिसी तरीका अपनाया, वो कि हमारे को गाइड करने का काम कर रही है, वो हमारी पॉलिसी है। प्रोसीजर क्या है, इंश्योर द सीक्वेंस ऑफ वर्क परफॉर्मेंस इन द रिस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटी डिटरमाइंड अंडर द पॉलिसी। पॉलिसी के अंडर उस काम को करने का तरीका, उसमें कौन कौन से स्टेप आप यूज करने वाले हैं, वो हमारा प्रोसीजर है। गाइड, यस ये गाइड करने का काम करती है। दीज आर ए गाइड टू थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। जो हमारी पॉलिसी है वो गाइड करने का काम करती है, हमारे को डिसीजन लेने में गाइड करती हैं। दीज आर ए गाइड टू एक्शन। ये जो है गाइड करते हैं एक एक्शन से, मीन्स जो हम काम करेंगे उस काम के लिए जो है उस एक्शन के लिए ये गाइड करते हैं कि हमको इसके बाद कौन सा स्टेप जो है वो फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मेथड का। इट रेफर टू दैट प्लान विच डिटरमाइंस हाउ डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसीजर आर कंप्लीटेड। ये हमको बताता है कि हमको जो भी काम करना है, जो हमारा काम को करने का मेथड है, तरीका है, विधि है, या हम कह सकते हैं कि पद्धति है, तो वो जो ये बताती है कि कोई भी प्रोसीजर को करने में जो डिफरेंट डिफरेंट हमारी एक्टिविटी रहेगी उसको कैसे पूरा किया जाना है। मीन्स अब आपको रिटर्न में मैं अगर एग्जांपल लूं प्रोसीजर का कि हमको डेटर से पैसा निकलवाना है, तो रिटर्न का हम कर रहे थे पहले, ठीक है, लेटर राइटिंग कर रहे थे। जब हम लेटर राइटिंग कर रहे हैं तो लेटर को लिखने के भी कई तरीके हो सकते हैं। हम सिंपल पेपर पे लिखेंगे, A4 शीट पे लिख रहे हैं, या फिर हम कोई बिजनेस की छपवा रहे हैं, तो उस काम को करने का मेथड क्या रहेगा तो वो बताता है। तो ये कह सकते हैं मेथड इज दैट प्लान विच डिटरमाइन हाउ डिफरेंट एक्टिविटी और प्रोसीजर आर कंप्लीटेड। जो भी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उसको कैसे पूरा करना है। A method is not related to all step but only to one step of the procedure। ये सारे स्टेप को नहीं लेता, ये एक ही स्टेप को डीपली, अब एक ही स्टेप को और अच्छे से करने के लिए इट इज मोर डिटेल देन प्रोसीजर। ये बहुत ज्यादा डिटेल में जाता है, एक ही स्टेप को बहुत डिटेल में करने की बात कर रहा है, वो एक मेथड। ऐसे ही टेलीफोन से भी बात करते टाइम हमको रिकॉर्डिंग करनी है, या हमको क्या कोई प्रूफ के लिए कोई बात रखनी है या कुछ भी, तो वो हमारा मेथड हो जाएगा, ठीक है। तो वो उसी पॉइंट में जो है वो डीपली जाता है। तो देयर मे बी मैनी मेथड टू डू ए पर्टिकुलर वर्क। आफ्टर एक्सटेंसिव स्टडी ए मेथड हैज टू बी सिलेक्टेड विच मेक फैटिग मिनिमम, प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस कॉस्ट।
अब ये कहते हैं कि जब एक कार्य को हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड से करेंगे, तो हमने ये डीप स्टडी किया कि इस तरीके से मेथड को चूज करेंगे, इस तरीके से मेथड को हम यूज करेंगे, जिससे कि सिलेक्ट करते टाइम मेथड को ये देखेंगे कि पर्सन को कम थकावट हो रही हो, कम कॉस्ट आ रही हो, तो इस टाइप से जो है मेथड चूज करेंगे। ए मेथड सेलेक्टेड लाइक दिस इज पुट इन रूटीन एंड इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड मेथड। जो मेथड रोज रोज यूज किए जाएं, रूटीन में लिए जाएं, उनको हम स्टैंडर्ड मेथड कहेंगे। लेकिन जो हमारे the effort are continuously made to improve the selected method so that unnecessary or unproductive activities can be deleted। तो ऐसे एफर्ट्स जो हमारे रोज नहीं हो रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि लगातार सुधार करना पड़ रहा है उनके ऊपर, अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज वाले हैं, उनको निकाल दिया जाएगा, जिसमें से हम उन्हीं पॉइंट्स को चूज कर सके जो हमारी थकावट को, हमारी कॉस्ट को, हमारे टाइम को बचा सके और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। 6th पॉइंट हमारा आता है रूल का। रूल्स क्या है? इट रेफर टू द प्लान दैट टेल्स अस व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। जो हमको बताते हैं कि पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो हमारे रूल कहलाते हैं। तो रूल टेल अस व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। In the presence of rules, there is no need to take any decision। रूल की प्रेजेंस में हमको कोई जो है डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि शुरू से ही बता दिया जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। Whatever is said in the rules has to be followed without any thinking। जब हम रूल को फॉलो कर रहे होते हैं, जब रूल की बात कही गई होती है, तो बिना कोई आपके थिंकिंग के, बिना सोच विचार के जो है आपको उसको फॉलो करना ही पड़ता है। आपको ये नहीं देखना कि यहाँ पर ठीक है या गलत है या जो भी है। फॉर एग्जाम्पल द रूल्स नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी एंड मस्ट बी ऑब्जर्व। तो यहाँ पर ये चीज देखी जाएगी कि अगर आपको बोला है कि स्मोकिंग करना जो है वो यहाँ पर प्रोहिबिटेड है या फिर यहाँ निषेध है करना, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपको अगर कोई भी पर्सन करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। प्रोविजन फॉर पनिशमेंट इन केस ऑफ नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल कैन ऑल्सो बी मेड। अगर कोई उसको फॉलो नहीं करता है, ऑब्जर्व नहीं करता है और नॉन ऑब्जर्वेंस करता है, तो उसको क्या है, पनिशमेंट दी जाएगी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रूल एंड पॉलिसीज। Policy only guides give an authority to the officer to take decision with a certain limit। वो कहता है कि एक इन दोनों में डिफरेंस होता है पॉलिसी और रूल्स में। पॉलिसी जो है वो क्या करती है, गाइड करने का काम करती हैं, और जो हमारी अथॉरिटीज पर्सन हैं, ऑफिसर हैं, उनको डिसीजन लेने में एक सर्टेन लिमिट के अंदर डिसीजन लेने में हेल्प करती है, या एक लिमिट बता देती हैं कि आपको किस लिमिट तक काम करना है। फॉर एग्जाम्पल गुड्स कैन बी सोल्ड ऑन क्रेडिट इज ए क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी, but who is to be given goods on credit or who is not to be given the facility depend on the sale manager। वो ये कहता है कि आपको ये कह दिया गया है कि आप कुछ को क्रेडिट में दे सकते हैं, तो क्रेडिट में देना है या नहीं देना है, ये अब उस पर्सन पे डिपेंड रहेगा कि उसके आगे सोचने की बात आ जाती है कि किस पर्सन को दिया जाए जिससे हमारे पैसे जो है वापस जल्दी मिल सकें। और ये जो है मैनेजर के ऊपर बात आ जाएगी, सेल पर्सन, सेल मैनेजर पर। वो अपने उसमें माइंड का या अपनी इंटेलिजेंसी का यूज करेगा कि किस पर्सन को जो है वो उधार में दूं। डिपेंड करेगा पर्सन के ऊपर ही कि वो किसको दे और किसको ना दे। ऑन द अदर हैंड रूल आर स्टैटिक, देयर इज नो रीजनिंग इन्वॉल्व्ड। फॉर एग्जांपल, a definite percentage of interest will be charged on the amount of money payable on account of credit sale after the lapse of 10 days। This is a rule which is applicable to all customer without distinction। तो यहाँ पर अगर एक रूल बना दिया जाता है कि अगर कोई पर्सन 10 दिन से ज्यादा लेट करता है तो उसके ऊपर 10% के ऊपर इंटरेस्ट जो है लेना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो उसमें ये नहीं देखना कि किस पर्सन से इंटरेस्ट ले, किससे ना ले, ये तो रूल है, इसको तो करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से ही पॉलिसी में हमको अपने रीजनिंग की, हमारे अपनी इंटेलिजेंसी की जरूरत पड़ती है, लेकिन रूल में हमको कोई अपना माइंड जो है यूज नहीं करना होता, कोई थिंकिंग यूज नहीं करनी होती है, उसको फॉलो करना मस्ट होता है। आगे कह रहा है देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन रूल एंड प्रोसीजर्स। रूल टेल अस व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन। रूल तो ये बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है पर्टिकुलर सिचुएशन में।
ऑन द अदर हैंड प्रोसीजर ले डाउन द मैनर टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर वर्क, और प्रोसीजर क्या बताता है कि उस काम को करने के लिए क्या क्या स्टेप जो है हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट इज ए रूल दैट नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 10 days ऑफ द सेल। अगर 10 दिन के अंदर पैसे रिसीव हो जाते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेना है, बट आफ्टर 10 days राइटिंग लेटर, कॉन्टेक्टिंग थ्रू टेलीफोन, हैविंग पर्सनल मीटिंग, टेकिंग लीगल एक्शन इज ए प्रोसीजर थ्रू विच बैलेंस अमाउंट इज सो टू बी कलेक्टेड। तो यहाँ पर जब प्रोसीजर होगा तो उसमें क्या है, अगर वो 10 दिन के अंदर पैसे नहीं देता है तो कैसे हमको लेटर लिखना है, टेलीफोन से कनेक्ट करना है या फिर पर्सनली जाकर मिलना है और लीगल एक्शन लेना है ताकि उन पैसों को हम जो है कलेक्ट कर सके, तो वो हमारा प्रोसीजर कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड रूल। डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड रूल। पॉलिसी और रूल में क्या डिफरेंस है? पॉलिसी इज ए जनरल गाइडलाइन विच ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन मेकिंग। ये जो है हमको डिसीजन लेने में हेल्प करती है और डिसीजन की यूनिफॉर्मिटी लाने में हेल्प करती है। और रूल क्या है? ए रूल इज ए स्टेटमेंट दैट टेल अस व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। ये बताती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है पर्टिकुलर सिचुएशन में। सेकंड पॉइंट है हमारा फ्रीडम इन डिसीजन। यस, पॉलिसी में कुछ हद तक लिमिट जो है फ्रीडम होती है। ए मैनेजर कैन यूज हिज डिस्क्रिएशन व्हाइल यूजिंग पॉलिसी, लेकिन रूल में कोई डिस्क्रिएशन नहीं हो सकती। डज नॉट अलो एनी डिस्क्रिएशन टू द मैनेजर। मैनेजर से जो है कोई भी डिस्क्रिएशन या मीन्स उसको अपने आप बना नहीं सकता है, जैसा बना बनाया दे उसको फॉलो करना जरूरी होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान में आप देख सकते हैं 2 पॉइंट आते हैं, प्रोग्राम एंड बजट। प्रोग्राम क्या है? इट रेफर टू ए प्लान दैट कवर्स ए रिलेटिवली लार्ज ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज and specify main step, their order and timing and the department responsible for each step. अब प्रोग्राम, अब देखो हर काम के लिए प्रोग्राम सेम प्रोग्राम नहीं होगा, तो इसके अंदर जो है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लार्ज स्टेप होंगे, काफी सारे स्टेप होंगे, और जो बिजनेस का प्रोग्राम हम कह सकते हैं कि छोटा है उसके लिए अलग स्टेप होंगे। तो जो भी प्लान हम कर रहे हैं, इट रेफर टू ए प्लान दैट कवर ए रिलेटिवली लार्ज ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज एंड स्पेसिफाई मेन स्टेप, देयर ऑर्डर एंड टाइमिंग एंड द डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच स्टेप। तो हमने जितने भी इसमें एक्टिविटी की हैं, चाहे वो ऑर्डर से रिलेटेड थी या मेन स्टेप से रिलेटेड थी या फिर हम कह सकते हैं टाइमिंग से रिलेटेड थी या रिस्पॉन्स, हम उसके लिए क्या है हर डिपार्टमेंट को जो जोन से पर्सन को हमने काम दिया है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। प्रोग्राम मीन ए सिंगल यूज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेइंग डाउन द व्हाट, हाउ, हु, व्हेन अकॉम्प्लिशिंग ए स्पेसिफिक जॉब। ये एक ऐसा प्लान है जो कि सिंगल यूज है, हर बार नया बनेगा, कैसे करना है, क्या करना है, कौन करेगा, कब करेगा, तो इसको जब बात को बता रहा है तो प्रोग्राम बनाया जा रहा है तो वो क्या कहेगा कि थ्रू प्रोग्राम द मैनेजर आर इन्फॉर्म एडवांस अबाउट वेरियस नीड्स सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन फ्यूचर। शुरू से ही मैनेजर जो है पर्सन को एडवांस में इन्फॉर्म कर देगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और जब तक कि जरूरत आने पर जो है पहले से ही कोई भी प्रॉब्लम जो है वो उसके आगे ना हो, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम उसको ना हो, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले से ही उसको जो है उसके बारे में तैयार कर दिया जाएगा। हम कह सकते हैं कि केयरफुली उसको इंस्ट्रक्शन दे दी जाएंगी। द प्रोग्राम्स कैन बी डिफरेंट टाइप, प्रोडक्शन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेल प्रोग्राम, प्रमोशन प्रोग्राम। इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम जो है वो हो सकते हैं। सेल करने के लिए प्रोग्राम जो बनाया गया है, सेल को प्रमोट करने के लिए जो किया गया है, प्रोडक्शन के लिए जो किया गया है, मींस हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक प्रोडक्शन करने के लिए जब हम रॉ मटेरियल को परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि देखेंगे परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज डिफाइंड, द मोमेंट ऑफ ए वर्क इज कंप्लीटेड फॉर विच द प्रोग्राम हैज बीन डिजाइन, इट यूटिलिटी एंड इन अदर वर्ड ए न्यू प्रोग्राम इज डिजाइन फॉर एवरी न्यू वर्क। एक बार प्रोडक्शन करने से रिलेटेड हमको रॉ मटेरियल परचेज करना है तो कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे करना है, कब करना है, जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप जो आएगा तो वो नेक्स्ट पर्सन भी हो सकता है या फिर वही पर्सन जो होगा वो अलग पर्सन के साथ कांटेक्ट करेगा,
अलग पर्सन के साथ एग्रीमेंट हुआ है तो अलग पर्सन से परचेज करेगा। अब हो सकता है आपने जिस पर्सन से परचेज किया था प्रोडक्शन के लिए तो वो आपको चेक से पेमेंट ले रहा हो, दूसरा पर्सन चेक से ना ले रहा हो, वो ऑनलाइन पेमेंट ले रहा हो, तो उसके लिए मेथड जो प्रोग्राम जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि प्रोग्राम जो है वो हर बार चेंज होगा, हर काम के लिए नया प्रोग्राम डिजाइन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लास्ट, बजट। इट रेफर टू द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द प्लान ऑफ एक्शन। जब हम क्वांटिटेटिव एक्शन मतलब कि फ्यूचर में जो भी हमने काम करना है, जो भी एक्शन करना है, उसके लिए जो भी हमने प्लान दिया है ना, तो वो क्वांटिटेटिव है, मात्रा वाला है, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, गणना में है, मीन्स कुछ संख्या है। बजट डिस्क्राइब द डिजायर रिजल्ट इन न्यूमेरिकल टर्म्स, वही कि न्यूमेरिकल टर्म में है। ए बजट इज दैट प्लानिंग विच प्रोवाइड डिटेल अबाउट एस्टिमेटेड मनी, मटेरियल, टाइम एंड अदर रिसोर्सेज फॉर अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट के, अलग अलग डिपार्टमेंट के अपने अपने ऑब्जेक्टिव होंगे, उसको अचीव करने के लिए टाइम की बात न्यूमेरिकल टर्म में, मनी की बात न्यूमेरिकल टर्म में, मटेरियल की बात न्यूमेरिकल टर्म में जब दी जाती है, वो अचीव करने के लिए जो सेट किया जाता है, एस्टिमेट लगाया जाता है, जब हमने कितना खर्च करना है, कितने दिन में ये पूरा हो जाएगा, कौन कब तक वो पर्सन कर पाएगा, या फिर कितना मटेरियल यूज हो जाएगा, कितनी कॉस्ट आएगी, ऐसी बातें जब हम करते हैं तो उसके लिए हम जो भी पहले से फिगर डिटेल तैयार कर लेते हैं वो हमारी बजट कहलाती हैं। फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल द सेल डिपार्टमेंट बजट गिव एस्टिमेटेड फिगर अबाउट द टाइप ऑफ मटेरियल विल बी परचेज, इट्स क्वांटिटी, द टाइम ऑफ परचेज एंड अमाउंट टू बी स्पेंट ऑन इट। तो यहाँ पर हम जो है वो अमाउंट देख लेंगे कि सेल करने के लिए जो हमने बजट बनाया है वो क्या है, फिगर रहेगी, कितने का परचेज किया आपने, कितनी क्वांटिटी में बनकर तैयार हुआ, कितने टाइम में बनकर तैयार हुआ, सारी कॉस्ट करने के बाद ने कहा कि इतना का बनाना है, तो इतना बजट जो है हम सेल के लिए बना लेंगे कि हमको इतना प्रोड्यूस करना है और इतना सेल करना है। ए बजट इज रिलेटेड बोथ द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। व्हेनेवर वी प्रिपेयर ए बजट इट इज रिलेटेड टू प्लानिंग। जब हम बजट, ये कहते हैं कि दोनों से रिलेटेड है, प्लानिंग से रिलेटेड भी है और कंट्रोलिंग से रिलेटेड भी है। देखो जब आप प्लान कर रहे हो कि मुझे इतने रुपए में काम करना है, या मैं कहती हूँ कि मेरा बजट जो ये है कि मैं इतना पैसा जो है बिजनेस में लगा सकती हूँ, मेरा बजट इतना है, ठीक है, तो मैं प्लान कर रही हूँ तो मुझे प्लान जो है उस बजट को ध्यान में रखकर करना होगा। अब मैंने जो बजट बनाया है कि मेरे को एक यूनिट जो है वो 10 रुपए में तैयार करनी है, ये मेरा बजट है। अगर अब मेरा प्लान किया मैंने कि बजट मेरा 10 रुपए का है एक चीज को बनाने का, अब अगर काम पूरा हो चुका तो मैं उसको मेजर कर रही हूँ कि जो मैंने बजट बनाया था, जो मैंने स्टैंडर्ड फिक्स किया था, क्या वो एक्चुअल हुआ, मीन्स 10 रुपए में ही यूनिट तैयार हुई। अगर 10 रुपए से ज्यादा में हुई तो मुझे उस एक्स्ट्रा खर्चे को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग का भी मेन फंक्शन आ रहा है। तो यहाँ पर हम जब कहेंगे कि बजट जो है वो क्या करता है, कंट्रोलिंग का काम भी करता है और प्लानिंग से भी रिलेटेड होता है। तो यहाँ नीचे देखेंगे सेल के कुछ बजट के एग्जांपल दे रखे हैं आपको। ईस्ट जोन का सेल की यूनिट 50,000 और 20 रुपए पर यूनिट पर, मतलब 10 लाख रुपए की टोटल सेल वहां ईस्ट जोन में करनी है। एक्स कम प्रोडक्ट की वेस्ट जोन की आपने 20 लाख रुपए की करनी है, दूसरी की नॉर्थ जोन में 16 लाख की करनी है। इस तरीके से आपने पूरा सेल का जो वो बजट बना दिया कि 54 लाख रुपीज की हम सेल जो है वो करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा है ऐसे ही वाई कंपनी का, आप कह सकते हैं कि वाई कंपनी ने क्या बजट बनाया है ईस्ट जोन का, इस तरीके से ये देख सकते हैं आप। डिफरेंस क्या है बजट और मेथड में? तो मेथड क्या है, मेथड एक प्लान है जो कि हम बताते हैं कि उस काम को करने के लिए जो भी प्रोसीजर हम डिफरेंट एक्टिविटी से, प्रोसीजर के अंदर डिफरेंट एक्टिविटी थी, उन डिफरेंट एक्टिविटी को डीपली जब हम कर रहे हैं, उसके लिए प्लान बना रहे हैं, तो हमारा मेथड है। बजट क्या है, एक न्यूमेरिकल टर्म में जो है डिजायर डिस्क्राइब करना या फिर हम कह सकते हैं डिटरमाइन करना, वो हमारा बजट कहलाता है। सिलेक्शन करते टाइम क्या ध्यान में रखना पड़ता है, देयर में भी मैनी मेथड टू डू ए पर्टिकुलर वर्क। एक काम को करने के बड़े सारे मेथड हो सकते हैं, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर सुटेबल मेथड चूज करना पड़ता है जिससे हमारी कॉस्ट कम आए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, साथ ही साथ हमारा टाइम भी बचे और पर्सन की फैटिग स्टडी मीन्स पर्सन की जो थकावट थी वो भी कम हो। लेकिन बजट की बात ध्यान में रखते हुए हमको प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग को ध्यान में रखना होता है। यहाँ पर सिलेक्शन की बात कोई नहीं आती, मीन्स बजट को चूज करते टाइम आपको सिलेक्शन करना पड़े, हम सिर्फ प्लान करते वक्त और कंट्रोलिंग करने में इसकी
हेल्प लेते हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो केस स्टडीज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।